हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का मैथ्स 2 का लेसन नंबर 3 वृत्त। उसमें एक्सरसाइज 3.3 देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जो प्रमेय है वो देखेंगे। प्रमेय है एक ही वृत्त के या सर्वांग वृत्तों के, सर्वांग वृत्त मतलब जिनकी त्रिज्या समान होती है, ऐसे वृत्तों में या इधर एक ही वृत्त में दिया है। सर्वांगसम चापों की, चाप सर्वांगसम है तो संगत जीवा सर्वांगसम होती है। चाप अगर सर्वांगसम है तो उसकी संगत जीवाएं जो है AC और DE यह सर्वांगसम होती है। यह हमें सिद्ध करना है। तो दी गई जानकारी मतलब हम दत्त में लिखेंगे कि बी केंद्र वाले वृत्त में, दत्त बी केंद्र वाले वृत्त में चाप समान दिए। संगत चाप मतलब APC चाप, ये DQE के समान है, ये उन्होंने दिया है। वृत्त में चाप APC, सर्वांगसम चाप DQE, ये जानकारी उन्होंने दी है। अभी साध्य मतलब जो सिद्ध करना है, उन चापों की संगत, इस चाप की संगत जीवा है AC और इस चाप की संगत जीवा है DE या ED भी बोल सकते हैं। तो जीवा AC सर्वांगसम, AC सर्वांगसम DE, सर्वांगसम जीवा DE, यह हमें सिद्ध करना है। तो उपपत्ति शुरुआत करते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBE में ये जो भुजा है AB इस त्रिभुज की, ये BD से सर्वांगसम होंगी। एक ही वृत्त की त्रिज्या, कारण लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या। तो भुजा AB सर्वांगसम भुजा इस त्रिभुज की AB इस त्रिभुज के BD से सर्वांगसम होगी। कारण लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या। नीचे ये दूसरा जो है BCAB सर्वांगसम होगी BE के। भुजा BC सर्वांगसम भुजा BC सर्वांगसम BE, कारण वही आएगा एक ही वृत्त की त्रिज्या। और ये जो चाप है, चाप APC उन्होंने दिया है, तो उसके संगत का कोण जो है कोण ABC सर्वांगसम कोण DBE, क्योंकि चाप सर्वांगसम है ऐसा उन्होंने दिया है। और उस चाप के संगत का कोण मतलब कोण ABC सर्वांगसम कोण DBE सर्वांगसम चाप की परिभाषा, सर्वांगसम चापों की परिभाषा मतलब चाप सर्वांगसम है तो उसके संगत जो कोण है, केंद्रीय कोण, वो सर्वांगसम होता है। इस प्रकार भुजा कोण भुजा, इस कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DBE, कारण लिखेंगे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण और भुजा कसौटी से। और एक बार त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उसका संगत अन्य भुजा भी सर्वांगसम होती है।
इस त्रिभुज में ये दो भुजाएं बताइए, तो तीसरी भुजा ये AC सर्वांग होगी इस तीसरी भुजा से DE से। देयरफॉर भुजा AC सर्वांग भुजा DE, कारण लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा। भुजाएं सर्वांगसम होती है और ये भुजा मतलब जीवा ही है, तो जीवा AC, इधर ही आप लिखते तब भी चलेगा, भुजा AC की जगह पे जीवा AC। एक ही वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की, सर्वांगसम वृत्त मतलब जिन वृत्तों की त्रिज्या समान है, ऐसे वृत्तों में सर्वांगसम जीवाओं के, अभी जीवा सर्वांगसम दिया है और उसके संगत चाप सर्वांगसम होते, ये सिद्ध करने के लिए बोला है। जैसे ऊपर दिया था उसका जो दत्त है वो इधर साध्य है और ऊपर जो साध्य था वो इधर दत्त है, उसके विलोम में विपरीत है। यहाँ पर दत्त लिखेंगे मतलब दी गई जानकारी। O केंद्र वाले वृत्त में, केंद्र वाले वृत्त में उन्होंने सर्वांगसम जीवा दी है, मतलब जीवा PQ, जीवा PQ यह सर्वांगसम है। जीवा PQ और RS, जीवा RS से सर्वांगसम है, ये उन्होंने दिया है और साध्य करना है। जैसे यहाँ पर जीवा साध्य करना था, यहाँ पर दी गई जानकारी में है साध्य करना है कि उसके संगत चाप, मतलब चाप जो PMQ है, चाप PMQ सर्वांगसम चाप RNS यह चाप समान है, यह सिद्ध करना है। उपपत्ति त्रिभुज POQ तथा ROS में ये जो PO है या OP भी बोल सकते हैं, भुजा OP सर्वांगसम OR, इस त्रिभुज की OR, OP सर्वांगसम भुजा OR। वैसे ही OQ सर्वांगसम OS, भुजा OQ सर्वांगसम OS। कारण लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं सर्वांगसम होती है। अभी ये जो जीवा है ये सर्वांगसम है, ये उन्होंने दिया है दत्त में। जीवा मतलब भुजा ही बोल सकते हैं, भुजा PQ सर्वांगसम भुजा RS ये दत्त में दिया है। तो भुजा मतलब तीनों भुजाएं POQ सर्वांगसम त्रिभुज ROS, POQ ROS। कारण लिखेंगे भू कसौटी, तीनों भुजाएं सर्वांगसम है और त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उसके सभी घटक, सभी कोण और सभी भुजाएं, यहाँ पे सभी भुजाएं तो सर्वांगसम है, इसके अन्य घटक में ये कोण हम लिखेंगे जो कोण POQ सर्वांगसम कोण POQ, तो ROS सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। और POQ ये केंद्रीय कोण है, केंद्रीय कोण का माप या संगत लघुचाप के माप के बराबर होता है।
ये कोण अगर सर्वांगसम है तो उसके संगत लघुचाप भी सर्वांगसम होंगे। इसीलिए चाप पी एम क्यू सर्वांगसम चाप आर एन एस, क्योंकि केंद्रीय कोण समान है और केंद्रीय कोण का माप ये संगत लघुचाप के माप के बराबर होता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि चाप पी एम क्यू यह सर्वांगसम है चाप आर एन एस से। प्रश्न संग्रह 3.3 में पहला सवाल है कि आकृति में सी केंद्र वाले वृत्त पर जी, डी, ई और एफ ये बिंदु वृत्त पर है और कोण ई सी एफ ये 70 दिया है और चाप जो है डी जी एफ इसका माप 200 दिया है। तो डी ई और डी ई एफ इसके माप ज्ञात करने हैं चाप के। तो मैंने इधर आकृति फिर से निकाला है। तो ये जो जानकारी है कि कोण ई सी एफ बराबर 70, ई सी एफ कोण ई सी एफ बराबर 70 दिया है और केंद्रीय कोण का माप ये संगत लघुचाप के माप के बराबर होता है। इसीलिए माप चाप जो है माप चाप ई एफ का माप लघुचाप का माप ये केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है, बराबर कोण ई सी एफ और कोण ई सी एफ का माप दिया है 70। तो माप चाप ई एफ ये आएगा 70 डिग्री। ई एफ 70। अभी ये जो डी जी एफ ये माप चाप है वो 200 दिया है। अभी ये पूरे वृत्त का 360 होता है, इसमें से डी जी एफ प्लस ई एफ प्लस डी ई बराबर 360। तो माप चाप डी जी एफ मतलब ये चाप प्लस ई एफ प्लस माप चाप ई एफ प्लस माप चाप डी ई प्लस माप चाप डी ई बराबर 360, क्योंकि वृत्त का संपूर्ण वृत्त का माप ये 360 होता है। वृत्त का माप 360 डिग्री होता है। डी जी एफ जो है हमें 200 दिया है, तो 200 प्लस ई एफ जो हमने निकाला है वो 70 प्लस माप चाप डी ई बराबर 360, ये 290 हो जाएगा, सॉरी 270, 200 प्लस 70 मतलब 270 प्लस माप चाप डी ई बराबर 360। अभी माप चाप डी ई बराबर ये जो प्लस है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस होगा 90, ये आएगा माप चाप डी ई। तो माप चाप डी ई पूछा था तो वो आया 90 डिग्री। और पूछा है डी ई एफ। अभी ध्यान से अगर देखेंगे डी ई एफ यह डी ई चाप और ई एफ चाप इसका योगफल है, चापों का योगफल। जैसे ये चाप डी ई प्लस ई एफ मतलब डी ई एफ चापों का योग। माप चाप डी ई एफ बराबर माप चाप डी ई प्लस माप चाप ई एफ, डी ई प्लस ई एफ। माप चाप डी ई जो है वो 90 आया है प्लस ई एफ जो है 70 है, तो ये आएगा 160। माप चाप डी ई एफ बराबर 160 डिग्री। प्रश्न क्रमांक दूसरे के पहले इधर कारण लिखना होगा। चापों का योग गुणधर्म,
चापों का योग, गुणधर्म मतलब चापों को जोड़ा है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, संलग्न आकृति में त्रिभुज QRS यह समबाहु त्रिभुज है, तो सिद्ध कीजिए चाप RS, सर्वांगसम चाप QS, सर्वांगसम चाप QR, ये तीनों चाप सर्वांगसम है, ऐसा सिद्ध करना है। और दूसरा सिद्ध करना है कि QRS, ये चाप QRS का माप ये जो है 240 है, यह हमें सिद्ध करना है। हल, इसमें त्रिभुज में ये जो दोनों साध्य रहेगा और दत्त मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, ये दत्त। दी गई जानकारी इतनी है कि ये इसकी भुजा समान है, तीनों मतलब ये समबाहु त्रिभुज है और साध्य में ये दोनों आएंगे। तो हम उपपत्ति लिखते हैं, दी गई जानकारी से जाएंगे। त्रिभुज QRS यह समबाहु त्रिभुज है। समबाहु है मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान है, भुजा या रेख भी बोल सकते हैं। QR सर्वांगसम भुजा, तीनों भुजाएं, QR हो गया। अभी RS सर्वांगसम भुजा QS, ये तीनों भुजाएं सर्वांगसम में। कारण लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती है। अभी सर्वांगसम अगर जीवा है तो उसके चाप भी सर्वांगसम होते हैं, ये हमने देखा है। तो चाप, इसीलिए ये चाप QR सर्वांगसम चाप RS सर्वांगसम चाप QS। कारण वही लिखेंगे, वृत्त एक ही वृत्त के सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। एक ही वृत्त के सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। तो हम इसका माप मानेंगे, माना तीनों सेम है, तो माप चाप QR बराबर माप चाप RS बराबर माप चाप QS बराबर x मानेंगे, x डिग्री मानेंगे। तो ये तीनों जो है इसके मापों का योगफल 360 है, क्योंकि वृत्त का माप जो है 360 है। तो x डिग्री, इसके लिए हम x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360। यहाँ पर एक स्टेप बढ़ानी होगी कि तीनों चापों का योगफल 360 होता है। डायरेक्ट लिखने से ये बात का स्टेप बढ़ेगा, क्योंकि हमने x माना है। तो मापचाप QR प्लस मापचाप RS प्लस मापचाप QS, तीनों चापों को अगर जोड़ेंगे तो उसका माप 360 होता है। इसके लिए कारण लिखेंगे चापों का योग, गुणधर्म। अभी समीकरण 1 में हमने उसको x माना है, तो ये x डिग्री प्लस ये x डिग्री प्लस ये x डिग्री बराबर 360। 1 2 3, 3x बराबर 360, x बराबर 360 भागे 3 से भाग देंगे तो ये आएगा 120 डिग्री। मतलब ये तीनों चाप जो है वो 120 रहेंगे। माप चाप QR बराबर माप चाप RS बराबर माप चाप QS बराबर
120 डिग्री, ये 120 रहेंगे। अभी ये जो है दूसरा, क्योंकि चाप तो सर्वांग सम ये हमने इधर ही बता दिया है, यहाँ पर ये चाप RS, QS और QR, ये क्योंकि एक ही वृत्त की सर्वांग सम जीवाओं के संगत चाप सर्वांग सम होते हैं। अभी दूसरा जो था QRS, उसके लिए हमें QR और RS निकालना था, और QR और RS ये 120 आया, तो इसको हम जोड़ेंगे तो QRS ये चाप का माप आएगा। तो QRS माप चाप QRS बराबर माप चाप QR प्लस RS, QR प्लस माप चाप RS, और हमने 120 निकाला है, इसका मतलब ये आएगा 240 माप चाप QRS बराबर 240। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, संलग्न आकृति में दिया है कि AB यह जीवा है CD के सर्वांग सम है, तो सिद्ध कीजिए चाप AC जो है, AC चाप ये सर्वांग सम है BD से, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम दी गई जानकारी से जाएंगे। दत्त मतलब दी गई जानकारी है, जीवा AB सर्वांग सम जीवा CD, ये दिया है, और साध्य में लिखेंगे चाप AC सर्वांग सम चाप BD। अगर जीवाएं सर्वांग सम है तो उसके संगत चाप भी सर्वांग सम होते हैं, ये हमने देखा है। तो उपपत्ति शुरुआत करते हैं। उपपत्ति दी गई जानकारी में जीवा AB सर्वांग सम जीवा CD, तो AB इस जीवा में ये जो चाप ACB है ये ACB है, तो सर्वांग सम जीवाओं के संगत चाप भी सर्वांग सम होते हैं, इसीलिए चाप ACB बराबर सर्वांग सम है चाप AB के संगत है ACB, और CD के संगत है CDP, AB के संगत है ACB और CD के संगत है CBD, मापचाप CBD। और इस चाप अगर सर्वांग सम है तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो भी सर्वांग सम होंगे। इसके लिए हम कारण लिखेंगे, सर्वांग सम जीवों के संगत चाप सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम जीवाओं के संगत चाप सर्वांग सम होते हैं, और चाप सर्वांग सम है, इसका मतलब ये उसका माप जो है वो समान है। तो माप चाप ये सर्वांग सम है, इसका मतलब उसका माप समान है, बराबर माप चाप ACB सर्वांग सम CBD उसका माप समान है। तो आकृति में ध्यान से अगर देखेंगे तो माप चाप ACB मतलब चाप AC प्लस CB, तो हम ACB की जगह पे लिखेंगे माप चाप AC प्लस माप चाप CB, और यहाँ पर लिखेंगे CBD की जगह पे, CBD मतलब CB प्लस BD, माप चाप CB प्लस माप चाप BD। यहाँ पर CB कैंसिल हो जाएगा, तो बचा माप चाप
AC बराबर मापचाप BD, मापचाप BD, और AC और BD इसके माप समान है चापों के, इसका मतलब ये सर्वांग सम है। इसीलिए चाप AC सर्वांग सम चाप BD, यही हमें सिद्ध करना था, चाप AC सर्वांग सम BD। इस प्रकार हमारा 3.3 एक्सरसाइज खत्म हो गया। अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। प्रमेय है कि वृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप यह उसके द्वारा अंतखंडित चाप के माप का आधा होता है। दत्त मतलब दी गई जानकारी में हम लिखेंगे कि O केंद्र वाले वृत्त में यह अंतर्लिखित कोण का माप लिखेंगे। कोण BAC, यह चाप BAC में अंतर्लिखित है और उसके द्वारा जो अंतखंडित चाप है वो BDC, यह अंतरखंडित किया गया है। और साध्य मतलब सिद्ध करेंगे कि ये जो अंतर्लिखित कोण है, कोण BAC बराबर आधा है अंतरखंडित चाप के माप का, मतलब हाफ ऑफ माप चाप BDC। ये हमें सिद्ध करना है, इसीलिए साध्य में लिखेंगे। अभी रचना करेंगे। आकृति में AO किरण जो है वो बढ़ाया, जो E बिंदु पर वृत्त को प्रतिच्छेदित करता है, और OC जोड़ा। अभी O केंद्र वाले वृत्त में ये BAC जो है अंतर्लिखित है, और हमें सिद्ध करना है कि BAC का माप, यह अंतरखंडित चाप जो है BDC, इसके माप का आधा है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं, BDC का माप अगर 100 है तो BAC, ये अंतर्लिखित कोण जो है, इसका माप 50 रहेगा, इसका आधा। तो शुरुआत करते हैं हम। ये AOC, इस त्रिभुज में AO या OA बोला तभी भी चलेगा, OA सर्वांग सम OC, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या, कारण लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं सर्वांग सम होती है। अभी ये इस त्रिभुज की ये दो भुजाएं, ये तो, और दो भुजा सर्वांग सम मतलब उसके समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के कोण सर्वांग सम होते हैं। हमने समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय देखा है। इसका मतलब ये जो आधार के कोण है, कोण OAC एंड OCA, ये सर्वांग सम है। देयरफॉर कोण OAC बराबर कोण OCA सर्वांग सम है। कारण लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। ये अगर सर्वांग सम है, इसका मतलब इसके जो कोण के माप है वो समान है, तो हम इसको x मानेंगे। माना कोण OAC बराबर कोण OCA बराबर x, इसको हम समीकरण नंबर 1 देंगे। अब EOC, ये जो है बहिष्कोण है, ये जो त्रिभुज है AOC, इस त्रिभुज का ये EOC, यह बहिष्कोण है, और बहिष्कोण का माप ये दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। इसीलिए अब कोण EOC बराबर, EOC ये बहिष्कोण है, उसके दूरस्थ अंतःकोण है ये दो, क्योंकि ये संलग्न है, तो ये दो कोणों को बताएंगे। तो कोण OAC प्लस कोण OCA, कारण लिखेंगे त्रिभुज के बहिष्कोण के प्रमेय से। इसको हम OAC को x प्लस OCA को भी x लिखेंगे, कारण लिखेंगे त्रिभुज के बहिष्कोण का प्रमेय, त्रिभुज का बहिष्कोण का प्रमेय। अभी ये x डिग्री प्लस x डिग्री मतलब ये 2x डिग्री हो जाएगा कोण EOC, परंतु EOC जो है वो केंद्र पर बना कोण है, मतलब केंद्रीय कोण होता है, कोण है, और केंद्रीय कोण का माप उसके संगत लघुचाप के माप के बराबर होता है। अगर EOC 2x है, इसका मतलब ये EC जो लघुचाप है उसका भी माप 2x होगा, परंतु
कोण EOC यह केंद्रीय कोण है। देयरफॉर कोण EOC बराबर EOC मतलब केंद्रीय कोण का माप बराबर मापचाप EC। EC का माप जो है वो केंद्र पर बने कोण के माप के बराबर होता है। इसका मतलब अगर EOC यह माप अगर 2x है तो माप EC बराबर भी 2x डिग्री होगा। मैं फिर से लिखती हूँ इधर, माप चाप EC बराबर 2x डिग्री। इसको हम समीकरण नंबर 2 देंगे और इसके लिए कारण होगा केंद्रीय कोण के माप, केंद्रीय कोण का माप बराबर लघुचाप का माप। या लघुचाप का माप या केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है, ऐसा लिखा तभी भी चलेगा। अभी समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो ये 2x है और ये x। इसका मतलब ये जो OAC है ये आधा है क्योंकि वो x है। किसके आधा है? EC के। परंतु समीकरण 1 और 2 से, 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि कोण OAC ये x डिग्री है ना, तो कोण OAC बराबर कोण, अभी OAC को हम EAC भी बोल सकते हैं क्योंकि OAC में कोण तो इधर ही बन रहा है। OAC बोला या EAC बोला, कोण A पर ही बन रहा है, तो हम OAC इसको EAC लिखेंगे। EAC बराबर हाफ ऑफ मापचाप EC, मतलब EC के माप के आधा है क्योंकि ये x है और ये 2x है। इसी प्रकार ये जो OB त्रिज्या खींचकर ये जैसे हमने सिद्ध किया कि EAC यह आधा है EC के, वैसे ही OB जोड़कर हम बोल सकते हैं कि EAB यह आधा है BE के। इसी प्रकार OB त्रिज्या OB खींचकर हम सिद्ध कर सकते हैं कि EAB बराबर हाफ ऑफ मापचाप BE, मापचाप BE। यह सिद्ध कर सकते हैं। EAB बराबर हाफ ऑफ BE, यह हम सिद्ध कर सकते हैं। अभी इन दोनों का मतलब समीकरण 3 और 4 को अगर जोड़ेंगे, 3 और 4 को लेफ्ट साइड में जोड़ना है, मतलब ये जो तीसरा समीकरण है उसका लेफ्ट साइड है कोण EAC और समीकरण 4 का जो लेफ्ट साइड है वो है कोण EAB। इसको राइट साइड में इसका राइट साइड लिखेंगे हाफ ऑफ मापचाप EC प्लस हाफ ऑफ मापचाप BE। अगर दोनों में से हम हाफ कॉमन निकालते हैं तो हाफ कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा हाफ चाप EC प्लस हाफ बाहर निकाला है तो मापचाप BE। और आकृति में अगर देखेंगे तो EAC और EAB ये कोण प्लस ये कोण मतलब पूरा BAC, तो इस दोनों के बदले हम कोण BAC लिख सकते, कोणों का योग। देयरफॉर इसको हम लिखेंगे BAC, कोणों का योग, और इसको हाफ ऑफ मापचाप EC ये साइड और BE, EC और BE मतलब BEC, इसको लिखेंगे हाफ ऑफ मापचाप BEC। अभी
BEC ये जो माप है, चाप है BEC, इसको हम BDC भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे हाफ ऑफ माप चाप BDC, कोण BAC बराबर हाफ ऑफ माप चाप BDC। यही हमें सिद्ध करना था। अभी इसमें 3 कंडीशन है कि अंतर्लिखित कोण ये वृत्त के केंद्र पर है, या अंतर्लिखित कोण यह के अंतभाग में केंद्र है, और तीसरी कंडीशन है कि अंतर्लिखित कोण के बाह्य भाग में केंद्र है। यहाँ पर इस कोण के अंतभाग में केंद्र है, इधर इस कोण के बाह्य भाग में केंद्र है, वृत्त का केंद्र। तो हम इसका भी BAC का माप ज्ञात करेंगे। लेकिन आकृति में अगर देखेंगे तो BAC यह इस पूरे BAE में से ये जो CAE माइनस करेंगे तो ये बचेगा, मतलब बड़ा जो है BAE, इसमें से CAE ये हिस्सा माइनस करेंगे तो हमें BAC यह कोण मिलेगा। तो कोण संलग्न आकृति में हमें वही कोण BAC ही ज्ञात करना है। तो कोण BAC बराबर ये जो बड़ा कोण है BAE, कोण BAE, इसमें से ये हिस्सा माइनस करेंगे, माइनस कोण CAE, और BAE को BAE यह अंतर्लिखित कोण है, वो आधा रहेगा किसका, इस चाप का, उसको नाम देंगे BCE चाप। तो हाफ ऑफ माप चाप BCE माइनस हाफ ऑफ, अभी CAE ये अंतर्लिखित कोण अगर है तो उसका अंतरखंडित चाप आएगा CE, हाफ ऑफ माप चाप CE। अभी BCE में से CE अगर घटाया, BCE इतने पोर्शन में से इतना पोर्शन घटाया तो बचता है BC। इसीलिए इसको हाफ ऑफ, ये अगर हाफ ऑफ कॉमन निकालेंगे हाफ दोनों में से तो अंदर बचेगा माप चाप BCE माइनस CE। और इसको ही BC बचता है माप चाप हाफ ऑफ माप चाप BC। ये साइड है लेफ्ट साइड BAC, मतलब अंतर्लिखित कोण का माप यह अंतरखंडित चाप के माप का आधा होता है। यही अंतर्लिखित कोण का प्रमेय है। आगे का प्रमेय है चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय। यह प्रमेय टेक्स्ट बुक में कृति पूर्ण करने के लिए दिया है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख के कोण यह परस्पर संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब उसका योगफल, उनका योगफल 180 होता है। तो आगे दी गई उपपत्ति रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उसे पूर्ण कीजिए। दत्त में दिया है चतुर्भुज, अभी चतुर्भुज का नाम ABCD लिखेंगे। चतुर्भुज ABCD यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब इस चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु, चारों शीर्ष बिंदु, बिंदु A, बिंदु B, C, D, ये चारों शीर्ष बिंदु ये वृत्त पर स्थित है, इसीलिए उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अभी साध्य, साध्य मतलब सम्मुख कोण जो है वो सर्वांग होते हैं। इसमें B के सम्मुख है D, उसका सर्वांग नहीं, वो संपूरक होते हैं। B प्लस C, B प्लस D सम्मुख के कोण ये 180 होंगे। वैसे ही A प्लस C, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हम कोण A लिखेंगे, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है संपूरक होते हैं, मतलब उनका योगफल 180 होता है। ये दत्त और साध्य हो गया। अभी उपपत्ति ADC यह एक अंतर्लिखित कोण है, और इसके द्वारा जो है ये ABC ये अंतरखंडित चाप है। ये ADC ये, और जैसे अंतर्लिखित प्रमेय में हमने देखा है कि अंतर्लिखित कोण का माप यह
उसके अंतरखंडित चाप के माप का आधा होता है, मतलब इसके आधा ये रहेगा। तो कोण ADC यह आधा है, किसके आधा है? मापचाप ABC, मापचाप ABC। इसी प्रकार कोण ABC एक अंतर्लिखित कोण है और इसके द्वारा ये ADC अंतरखंडित किया है। ये ABC कोण है, उसके द्वारा ये अंतरखंडित चाप है, अंतरखंडित चाप ADC। मतलब एक बार ये कोण बोला तो अंतरखंडित चाप ये आएगा, ये कोण बोला तो अंतरखंडित चाप ये आएगा। तो कोण ABC यह एक अंतर्लिखित कोण है, इसके द्वारा ये ADC यह अंतरखंडित चाप है और इसीलिए कोण ABC का माप कोण ABC बराबर हाफ ऑफ मापचाप ADC। इस चाप के माप का आधा होगा कोण ABC, क्योंकि ये अंतर्लिखित है तो ये अंतरखंडित चाप के माप का आधा होता है। इसको समीकरण नंबर 2 दिया और 1 और 2 से अभी समीकरण 1 का लेफ्ट साइड जो था ADC इधर लिया है और समीकरण 2 का जो लेफ्ट साइड है वो है माप कोण ABC। अभी हम इसको लेफ्ट साइड में जोड़ दिया, अभी राइट साइड का जोड़ेंगे। समीकरण 1 का राइट साइड है मापचाप ABC, मापचाप ABC और 2 का समीकरण 2 का जो राइट साइड है वो इसमें ऑलरेडी उन्होंने दिया है। अभी दोनों में से हाफ जो है वो कॉमन निकालेंगे। तो हाफ इसमें से कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा मापचाप ABC प्लस मापचाप ADC। यह हाफ बाहर कॉमन निकाला है। अभी ABC ये चाप जो है और ADC चाप, मतलब ये पूरा वृत्त बन गया और पूरे वृत्त का जो माप है 360 होता है। 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 180। इसका मतलब ADC और ABC मतलब B और D ये संपूरक है, उसका योगफल 180 है, मतलब वो संपूरक है। कोण A प्लस C इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि A प्लस C मतलब सम्मुख के कोण ये संपूरक जैसे है वैसे ही ये भी संपूरक होंगे। A प्लस C बराबर 180 यह सिद्ध किया जा सकता है। आगे है चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय का उपप्रमेय। अभी ये प्रमेय है कि चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण उसके संलग्न कोण के सम्मुख के कोण से सर्वांगसम होता है। इसमें हम दत्त मतलब दी गई जानकारी में उस चक्रीय चतुर्भुज का नाम लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और वो बहिष्कोण जो है कोण ADE यह इस चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण है और ABC यह ADE के संलग्न कोण का सम्मुख कोण है। यह आकृति में देखते हैं। दत्त में ये जो ABCD यह चक्रीय चतुर्भुज है और ये ADE यह उसका बहिष्कोण है। ADE यह बहिष्कोण है और ADE के संलग्न कोण ये है ADC। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि ये बहिष्कोण का संलग्न कोण के सामने वाला कोण जो सर्वांगसम होता है, मतलब ये बहिष्कोण जो है उसके संलग्न कोण के सामने वाले कोण से सर्वांगसम होता है। मतलब ADE यह बहिष्कोण यह कोण ABC से सर्वांगसम है, यह हमें सिद्ध करना है। तो हम उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति दी गई जानकारी से जाते हैं, उसका नाम लिखेंगे। ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। अभी कोण चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय हमने अभी देखा कि उसके सम्मुख के कोण संपूरक होते हैं। इसका मतलब कोण ABC प्लस कोण ADC ये सामने वाले कोण जो है वो लिखेंगे। कोण ABC प्लस ADC, कोण ABC मतलब ये कोण और ये ADC ये कोण, ये दो कोण सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अब भी सिद्ध किया हमने। प्लस कोण ADC बराबर 180
कारण लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय। चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय, चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय ये है कि उसके सम्मुख के कोण संपूरक होते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। और अगर आकृति में देखेंगे तो ADC और ADC यह रेखीय युगल कोण है। रेखा एक ही रेखा पर बने कोण ADC और ADC और ADE ADC प्लस कोण ADE बराबर 180। इसके लिए कारण लिखेंगे रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण। अभी समीकरण 1 और 2 का राइट साइड जो है 180 है, तो इसका मतलब लेफ्ट राइट साइड अगर सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम रहेगा। तो लेफ्ट साइड हम लिखेंगे कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर, ये समीकरण 1 का लेफ्ट साइड है। समीकरण 2 का राइट साइड लेफ्ट साइड जो है वो हम इधर ये साइड लिखेंगे कोण ADC प्लस कोण ADE। अभी ADC कैंसिल हो गया तो बचा कोण ABC बराबर कोण ADE। और यही हमें सिद्ध करना था, ADE सर्वांग सम ABC। माप समान है मतलब क्या, वो सर्वांग सम है। कोण ADE सर्वांग सम कोण ABC। इसका मतलब ADE मतलब ये जो बहिष कोण है चक्रीय चतुर्भुज का, यह सर्वांग सम है, यह सर्वांग सम है ABC के, उसके संलग्न कोण के सम्मुख कोण के सर्वांग सम होता है। यह सिद्ध हो गया। अभी